नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बात की थी यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2013 के गणित के 30 प्रश्नों पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2014 के पेपर से गणित के 30 प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देरी किए हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो लगातार अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 5 या फिर 7, 11। ऐसी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बस कुछ नहीं करना है। एक संख्या हम लोगों को दी है 175, दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है, x मान लेते हैं। एलसीएम हम लोगों को दिया है 525 और एचसीएफ हम लोगों को दिया हुआ है 35। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। दोस्तों, 175 से 525 3 बार कटेगा तो x बराबर 105 आएगा। दोस्तों, x बराबर 105, दूसरी संख्या जो है 105 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 17.15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। दोस्तों, पहले 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 0.000। और दूसरे 7 का स्थानीय मान दोस्तों 0.070। दोनों का अंतर पूछ रहा है दोस्तों, घटा देंगे। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 9 दशमलव, यहाँ पे 996, 699.93। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 65 और 117 का HCF 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान है। दोस्तों, 65 और 117 का HCF हम लोग निकालेंगे पहले। 65 और 117 का HCF दोस्तों 65, 13 पचे 65, 13 नीमा 117। दोस्तों, इसका HCF 13 होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है 65m-117 बराबर HCF। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 117 को उधर भेज देंगे। 65m बराबर 130, 65 से 130 को भाग देंगे, 2 आएगा दोस्तों। m बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित वेतन ₹74,700 है तो सी का वेतन है। दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं A B C।
दोस्तों क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। मतलब बी के वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सी का वेतन 100 है, तो बी का कितना होगा? बी का 30 होगा। और ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो 30 का 20% कितना होगा? 6। तो ये इसका हो जाएगा 36 दोस्तों। और इन तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 166। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि 74,700 है। हम कहते हैं कि 166 है। और हमें सी का वेतन चाहिए दोस्तों। सी का वेतन है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 से इसको भाग देंगे दोस्तों, 2 से भाग देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे। सैंतीस 350 दोस्तों से भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारा 450 गुणे 100। ये दोस्तों आ जाएगा 45,000। 45,000 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय। एलिवेटर 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है और 350 मीटर नीचे उतरता है, तो कुल कितना उतरता है एलिवेटर? 350 प्लस 10 बराबर 360 मीटर उतरता है। और दोस्तों इसको 360 को हम लोग 6 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 के 36, 60 मिनट। दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही है, 1 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि रुपये में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपये 2600 हो जाती है तो राशि है। दोस्तों हमें मिश्र धन दिया है, मूलधन पता नहीं, हमें दर दी है और हमें समय दिया है। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मान लेते हैं मूलधन बराबर x, तब 2600 बराबर x प्लस ब्याज कितना होगा? x गुणे 5 गुणे 6/100। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा 2600 बराबर, ये हो जाएगा 100x प्लस 30x अपॉन 100। यहाँ पे हम लोग करेंगे 2600 गुणे 100 बराबर 130 x। तो ये 13 दूनी 26, 20, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2000। 2000 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि संख्या 62532915 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। दोस्तों इसमें विभाजकता का नियम लगेगा और वो भी 2 और 3 दोनों का लगेगा। 2 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंत में सम अंक हो, अंत में सम अंक हो।
और 3 का नियम क्या कहता है दोस्तों कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, सम संख्याएं हमारी बी और सी हैं। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 2 8 5 13, 14 15 16 17 18, 1 19, 28 5 23, 33 आ रहा है दोस्तों। 33 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 को 3 से विभाजित करेंगे, हो जाएगा दोस्तों। 3 एक कम 3, 3 तिरक के 9, 13 तिया 39। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 6 आएगा दोस्तों उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 10 मीटर पर सेकंड दिया है दोस्तों, इसको हम लोग घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन के पैसों का प्रिया के पैसों के 1/7 से रुपये 2 अधिक है, प्रिया के पास हैं। मान लेते हैं कि प्रिया के पास x रुपये हैं। तब माना प्रिया के पास x रुपये हैं, तो जतिन के पास कितने होंगे फिर? 41 माइनस x होंगे, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 41 हैं। तो जतिन के पास 41 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जतिन के पैसों का 1/4। क्वेश्चन कहता है जतिन के पैसों का 1/4, मतलब 41 माइनस x का 1/4 बराबर है किसके? प्रिया के पैसों के 1/7 से रुपये 2 अधिक है। प्रिया के पैसे कितने हैं? x के 1/7 से 2 अधिक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा 41 माइनस x/4 बराबर में आएगा हमारे पास, आएगा x/7 प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x/7 को इधर ले आएंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 41 माइनस x/4 बराबर, ये माइनस में आ जाएगा माइनस x/7 बराबर 2 का सलूशन इधर देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 28 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 287 माइनस 11x इजक्वल टू 2। ये 28 दूना 56 हो जाएगा। 287 माइनस 56 इजक्वल टू 11x। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 287 से 56 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 231। 231 को हम लोग 11 से भाग दे देंगे। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 21 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो पहली 5 कौन सी हैं? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। इनका योग कितना होगा? 5 5 10, 10 20 28, 28 आएगा आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, सेम वैसे ही इसको भी हम लोगों को हल करना है। दो संख्याओं के अंकों का योग, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है हमें। कह रहा है संख्याओं के क्रम, मतलब 10x प्लस वाई में अगर 27 जोड़ देते हैं तो संख्या का क्रम उलट जाता है। जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाता है और दहाई का, तो इधर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 और y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। दोस्तों 9 त्रिक के 27, 3 आएगा। ये समीकरण हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों समीकरणों को हम लोग हल कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोस्तों हम लोग इसे जोड़ देंगे, एक्स एस कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5। दोस्तों अगर y हमारा 5 है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो संख्या आप लोग समझ ही गए होंगे, दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 5 है, तो संख्या कितनी होगी? संख्या हमारी होगी 25। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या होती है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपॉन में 0.94 है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों। 5.47 को 4.53 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा दोस्तों, 10। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? घटाएंगे तो 0, घटाएंगे तो कितना? घटाएंगे तो 0.94 आएगा दोस्तों। अपॉन में हमारे पास 0.94 है, ये 94 से 94 कट जाएगा। इसको तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 725 से 2 बार जाएगा। तो ये हमारा है, और 10 माइनस 2 इजक्वल टू आंसर आएगा 8। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, -2 की पावर -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर -1। दोस्तों यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ हमें पावर को गिन लेना है। अगर पावर हमारी सम है, यहाँ पे जैसे 4 बार -1 दिया है, 4 बार -1 दिया है, तो आंसर जो आएगा हमारा यही आएगा -2। अगर यही पावर हमारी
विषम होती, अगर यहाँ पे 3 होता तो यही आंसर दोस्तों हमारा आता -1/2। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। दोस्तों योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 5/19 इसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? सेम यही भिन्न माइनस में ले लेंगे हम लोग, उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। 5/19 तो, और अब क्या बता रहा है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम लोग गुणा करेंगे, ये आएगा 25 बटे, ये आ जाएगा 361। 25/361 आएगा दोस्तों, 25/361 माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा 25/361। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा 361/25 माइनस में। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, माइनस में 361/25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो तो झील की गहराई है। दोस्तों झील की लंबाई चौड़ाई हमें दी है 40 × 10, इसकी गहराई हमें हाइट इसकी पता करनी है दोस्तों, और हमें पानी दिया है 1200 घन मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 0 0 से 0 0 कट गया, 4 त्रिक 12, तो हाइट इसकी गहराई कितनी आ गई दोस्तों? 3 मीटर। 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब। दोस्तों समचतुर्भुज में, दोस्तों ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में विकर्णों का योग भुजाओं के वर्गों का 4 गुना होता है, यह हमेशा याद रखना। विकर्णों के वर्गों का योग ए बी सी डी, ये विकर्ण है ए सी और बी डी। विकर्णों का जो योग होगा वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो भुजाएं हमारी हैं ए ए ए ए, 4a, तो हमारा 4a कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, AC² + BD² बराबर 4AB²। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः है। दोस्तों x और y का मान हमें बताना है। दोस्तों जब इस तरीके का कोई x दिया हो और उसमें एक कोण दिया हो, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होता है, अगर ये कोण θ1 है तो ये कोण भी θ1 ही होगा दोस्तों। ये क्यों होता है? क्योंकि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और दो कोणों का योग हमें पता ही चल गया 130, 130 आ गया, तो एक कोण हमारा बचा, वो कितना होगा? वो हमारा होगा दोस्तों 50 डिग्री। तो हम देख लेते हैं x का मान 50 और y का मान 80 किस में है? x और y पूछ रहा है, तो x और y 50 और 80, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चित्र में कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री, ई बी सी का मध्य बिंदु है। ये जो E है ये BC का मध्य बिंदु है, तथा F AB का मध्य बिंदु है, ये AB का मध्य बिंदु है दोस्तों। और इसमें पूछ रहा है
तब कोण एफ ई बी बताइए। एफ, ये कोण बताना है दोस्तों, एफ ई बी। तो एक ही रेखा पर बने दो कोण संगत कोण होते हैं दोस्तों। और संगत कोण अगर सी 60 डिग्री है तो ई भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 60 डिग्री आंसर आएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए बी तथा सी वर्ग मीटर हैं, इसका आयतन होगा। घनाभ का आयतन दोस्तों अंडर रूट ए बी सी मीटर क्यूब होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 2πr बराबर हमें दिया है 44। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे वृत्त की। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 44। तो हो जाएगा 22 दूना 44 और ये 1, तो r बराबर 7 आ जाएगा दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। तो यहाँ से हम देखेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोस्तों दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ई एफ एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त ये है, हमने वृत्त बना लिया है, इसमें एक जीवा है, ये जीवा है, इसकी लंबाई हमें दी है, इसकी लंबाई दोस्तों है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये वृत्त का केंद्र है। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो, ये वृत्त की त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं, ये 13 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो कह रहा है तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। केंद्र से जीवा पर डाला गया ये लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा दोस्तों। तो अगर ये टोटल 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये तो समकोण बन गया। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगी दोस्तों, 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। दोस्तों आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को ढेर सारी पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा दूंगा, जिससे आप लोग इस तरीके क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। दोस्तों टैली चिन्ह में निरूपित बारंबारता को टैली चिन्ह में हम लोग 5 को, एक को ऐसे, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, जब 5 को हमें निरूपित करना होता है तो जहाँ से हम लोग छोड़ते हैं वहीं से हम लोग इसको मिला देते हैं, ये हमारा टैली चिन्ह होता है। कुछ लोग इसको ऐसे 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 करके ऐसे बता देते हैं, तो ये नहीं होगा, ये गलत होता है, ऐसे ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ये कभी ऐसे दिया हो तो इसको टिक करके मत आ जाना, ये गलत हो जाएगा, ये सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी समझ जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। दोस्तों कभी भी नकारात्मक उत्तर नहीं देना हमें पेडागोजी के क्वेश्चंस में।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। दोस्तों ये पहले नंबर पे आएगा हमारा। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। मीटरी का ये सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों, 4 नंबर पे आएगा हमारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 और 4 किस में लास्ट में है। दोस्तों डी है हमारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों से हमें पता चल गया कि हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता ये नहीं, अधिकतर सूत्रों को याद करना ये भी नहीं। सूत्र याद कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, हो सकता है कोई रट के ही आ गया हो सवालों को, वो तो कर ही देगा फटाफट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना नहीं। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने और सूत्र नहीं। परिचित कराने के लिए सूत्र कौन बताता है भाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि उसको पहले समझाने की कोशिश करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा दूं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। नहीं, ये दोनों नहीं है। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चनों को खुद से करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। मैथ के सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ अच्छे से आने लगेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएं दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।